पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। बड़ा मज़ेदार शेर है अमजद इस्लाम अमजद साहब का, पर वो मुझे दो मौक़ों पे हमेशा याद आता है। एक तो जब मेरे घर में कभी दीमक निकलती है, या फिर जब मैं किसी पाकिस्तान के बड़े स्टार को दीमक लगते हुए देखता हूँ कि या तो उनके ख़यालात अंदर से रॉट होने लगते हैं कि जैसे उनको कोई खा रहा है, या उनका क्राफ्ट रॉट होने लगता है, और मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। और अब तो दीमक नाम की एक्चुअली एक हॉरर फिल्म भी आ रही है। मेरे सामने आज जो एक्टर बैठे हैं, जो परफॉर्मर बैठे हैं, मेरा हमेशा से फैसला था कि मैं टियर 1 के एक्टर्स को, टियर ए के एक्टर्स जिनको मैं कंसिडर करता हूँ, जब बुलाऊंगा कॉन्वर्सेशन का इफ्तिताह उनसे करूँगा। फैसल भाई ने आज तक ना अपने क्राफ्ट में डिसअपॉइंट किया है, ना अपने मज़ा में डिसअपॉइंट किया है, और ना ही इनको कभी दीमक लगी। कैसे हैं फैसल भाई? बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। नो, आई सिंसियरली फील फैसल भाई कि हम फिल्म की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक सर्टेन जनरेशन ऑफ एक्टर्स जिनकी बुनियाद पीटीवी ने डाली, बहुत कम उनमें से अपने आप को टेस्ट ऑफ टाइम में फिज़िकली, क्राफ्ट वाइज सरवाइव कर सके वो सब। एक चीदा चीदा 3 4 5 नाम हैं आपके पास, जिनमें आप भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब विद टाइम व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड राइट? आई थिंक जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ हाँ। तो मैं आज भी जो नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है। हम्म। और उसी एनर्जी के साथ और उसी दीवानगी के साथ, हम्म। उसी मोहब्बत के साथ, हम्म। उसी लगन के साथ उसको फिर से शुरू करता हूँ हम्म। कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। तो शायद वो एक जो जुनून है हम्म। या वो एक जो पागलपन है, हम्म। वो मेरे रब को बड़ा पसंद है। हम्म। तो वो फिर इस वजह से कोई ऐसी चीज़ करीब नहीं आने देता। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ना मैनिफेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। सो मैं जब शुरू में मैंने फ़िल्म्स की, फ़िल्म्स फ्लॉप हुई, बिल्कुल। तो मैं बैठ के सोचता था कि क्या रीज़न हो सकता है, मैं हम्म। क्यों वो नहीं कर पा रहा हम्म। उस तरह से। तो आई रियलाइज़्ड कि यार शायद मेरा रास्ता सही नहीं है जो मैं चुनना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को उससे निकाला, फिर मैंने ऑब्वियसली पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई भी की फ़िल्म के हवाले से, फिर लोगों को फ़ॉलो करना शुरू किया। देन आई रियलाइज़्ड कि एक लिस्ट है पाकिस्तान में जो कि बहुत छोटी है, जिनमें वर्सटैलिटी के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, तो जो एक्टर्स की लिस्ट थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट देम? मतलब मैं इनकी तरफ क्यों भाग रहा हूँ? मैं इस तरफ क्यों नहीं भाग रहा? तो फिर मैं उस कोशिश में लगा और मैं इस कोशिश में लगा रहा। फिर आप जब एक कोशिश करते हैं तो अल्लाह की तरफ से भी चीज़ें जो हैं वो आपके हक में होनी शुरू हो जाती हैं। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रिप्ट्स आने शुरू हुए, जो चीज़ें होती गईं, तो वो सारे एक तो बहुत चैलेंजिंग होते चले गए। एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंट चीज़ें। फिर एक टाइम ये आया कि एक कैरेक्टर जो सीरियल में ऐसा होता था, जो लोग कहते थे कि यार ये किससे करवाएँ? तो उस वक़्त मैं यंग भी था, तो कहते थे यंग भी हो और डिफरेंटली भी प्ले करे। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे अल्लाह ने मुझे प्लेस करवा दिया। तो इस वजह से जो लाइफ में इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए मैंने, इतने चैलेंजिंग कैरेक्टर्स किए, फ्रॉम तो वो बुड्ढा टू बच्चे मोमेंट टू टू अभी हाँ, बहरूपिया, तो दीमक, ऑल दोस दीमक या अभी जो भी चल रहे हैं, हाँ, लास्ट ईयर हाँ, हाँ, खई था। सही था। तो वो सारे ऑटोमैटिकली होते चले गए। हाँ, उसके हुँ, लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, कभी आप वज़न बढ़ा रहे हैं, कभी आप वज़न कम कर रहे हैं, कभी आप बाल बड़े कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं। फिर उस कैरेक्टर के अंदर जाना, फिर उसकी साइकी को समझना, फिर उसके हवाले से पढ़ना, मेहनत तलब काम है, बिल्कुल। लेकिन मज़ा बहुत है। तो वो हुँ, शायद वो जो चीज़ें हैं ना, वो मैं जगा के रखता हूँ अपने हाँ। अंदर। तो अक्सर मेरे जूनियर्स भी कहते हैं, यार फ़ैसल भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? तो मैं कहता हूँ यार वो असल में मोहब्बत ही बहुत है, या मैं अगर सच्ची बात कहूँ
तो आप मेरा तो पहला इश्क ये है। आई थिंक वो मुझे आपकी बातों को अगर मैं एक दरिया को कूजे में बंद करूं तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक बच्चे की एक नए खिलौने के साथ एक्साइटमेंट होती है, हाँ, कि वैसी तरह आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, पैशन भी होता है, तो आई थिंक आपके लिए जो एक नया प्रोजेक्ट होता है वो बिल्कुल उसी तरह आप उसके लिए एक्साइटेड होते हैं हाँ, जैसे एक बच्चा एक नए बिल्कुल, एक्सपीरियंस के बिल्कुल। लिए। और मैंने हमेशा इस काम को, मैं यंगस्टर्स को भी अक्सर समझाता हूँ कि ना, एक बैट्समैन है या एक बॉलर है, जब अच्छी शॉट मारता है बैट्समैन तो उसको खुद बहुत एंजॉय करता है, या बॉलर जब अच्छी बॉल डालता है तो उसको खुद बहुत एंजॉय करता है। तो ये जो काम है एक्टिंग का या डायरेक्शन का या राइटिंग का या एज डीओपी जो बच्चे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये खेल है बेसिकली। खेल खेला जाता है, तो वो मैं उसको एज गेम लेता हूँ, सो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए वो एक खेल है जिसको मैंने एंजॉय करना है। तो कई दफ़ा ये होता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कई दफ़ा आप अपनी तरफ से अच्छा करते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाता। तो वो डिपेंड करता है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है, वो आई मीन बिल्कुल। स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग। हाँ, सो वो फिर एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड कर रहा बट एट होता द सेम टाइम हमारे यहाँ जो एक एक्टर्स में टेंडेंसी है, नए एक्टर्स में ख़ास तौर पे जो नापा से बाहर निकले, जो मुख्तलिफ जगहों से एक्टिंग पढ़ के निकले, वो मेथड एक्टिंग और इन सब चीज़ों को बहुत अपनाते हैं। कि एक दफ़ा मुझे याद है कि ज़िया मोहुद्दीन साहब ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास एक स्टूडेंट था हु सपोज टू प्ले अ ड्रंक पर्सन ऑन स्टेज, और वो सेट पे ड्रंक आ गया। ओ खैर हो और गई। और अच्छा, उसने मुझे ये बताया कि मैं अपने कैरेक्टर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ज़िया साहब सेड कि दैट डे आई डिड द शो विदाउट दैट कैरेक्टर। वाह, ठीक है। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ की कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर समझे में एक राइटर का रोल आपको मिला है करने को, समझे, तो मेरे लिए लिखना, आपके लिए लिखना ज़रूरी है। तो वो ज़िया साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते थे, कहने लगे कि लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, एक राइटर का रोल करने के लिए आपको राइटर्स को ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो हमारे, मुझे लगता है कि जो नए एक्टर्स हैं ना, वो इस पूरी चीज़ का जो एक आप समझें कि एक जुनून है ना उसका, कि बस अब मैं एक चीज़ के अंदर जा रहा हूँ। अब वो उनका मेथड हो या क्या हो, और मुझे कभी-कभी लगता है वो जाके निकल भी नहीं पाते हैं। हाँ। सो आपका इस चीज़ के बारे में क्या अच्छा, ख़्याल है? आपकी अप्रोच क्या है? मुझसे ये बहुत सारे लोग जो है ना इस पे शायद नाराज़ ही ना हो जाए। आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन मेथड एक्टिंग। ओह वेरी नाइस। सो मुझे आपने सेट पे नहीं देखा, इत्तेफाक है। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, कई दफ़ा डायरेक्टर्स जो हैं वो बाकियों को डांट रहे होते हैं कि भाई उनके साथ मत बैठो, फैसल के साथ, क्योंकि वो तो एक बटन दबाएंगे और आके वही कर जाएंगे जो करना है उन्होंने। सो तुम लोग अपना फोकस करो। तो मैं आई ट्रूली बिलीव कि मैं जो भी एक क्रिएटिव काम जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने एक कैरेक्टर की आर्क बना ली, एक मुझे पता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसका मैनरिज्म क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने बिठा ली। अब उसके बाद वो करेगा क्या ये मैं भी नहीं जानता। ठीक है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह बोलेगा, कहाँ पे कहाँ पिच पे जाएगा, कहाँ पे किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, या आई डोंट नो। आई जस्ट गो विद द फ्लो। सो दिस इज माय तो वन थिंग। वो यंग एक्टर्स को ये नहीं होता कि ये अपना मेथड लेके आगे हाँ, वो कई दफ़ा बच्चे मुझे कहते हैं, मतलब अभी हम एक जगह बैठे हुए थे इंटरव्यू में, तो आरएस जो मेरे साथ अभी राजा रानी में परफॉर्म कर रहे हैं, वो यही कह रहे थे, कहते हमें टेंशन ये होती थी कि ये आदमी प्रोसेस कब करता है, ये सीन पढ़ के प्रोसेस कब करता है, क्योंकि हम एक सीन का पूरा प्रोसेसर में डाल के उसको एक चला रहे हैं, और एक आदमी ने सीन पढ़ा और उसने हाँ चलो टेक करते हैं और कर गए। तो मेरे लिए वो अच्छा, आई डोंट नो, शायद मेरी प्रैक्टिस ऐसी है। बचपने से स्टेज किया, ड्रामे किए इतने लोगों के साथ, तो समहाउ एक एक्सपीरियंस भी होता है जिसकी सपोर्ट आपको होती है। फिर ऊपर वाले की बहुत सपोर्ट होती है कि हम अपने ऊपर लेते ही नहीं है, हम ऊपर वाले पे डाल देते हैं कि तुसी संभाल लेना बस। तो बाकी फिर
नहीं, लेकिन बड़ी अहम बात यहाँ पे ये है ना कि आपका जो भी प्रोसेस है इट्स वर्किंग फॉर यू, मतलब हाँ, ये एक बड़ी पता अहम नहीं, ये चीज़ है। पब्लिक बताती है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए, हाँ, मैं पब्लिक का तो मैं आपको पता है कि मैं थोड़ा-सा उस हिसाब से, मैं पब्लिक मेरे लिए एक वो नहीं होता वो आपके, लेकिन मैं जब खुद भी आपका काम देखता हूँ ना तो आई एम लाइक ओके यार, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, और ये किस तरह से चीज़ को अप्रोच कर रहा है। और मुझे अफ़सोस और खुशी भी इस चीज़ की होती है कि बहुत कम लोग हैं आपकी जनरेशन में जिन्होंने वो ग्रिप रखी है अभी तक क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, कुछ बहुत फिजिकली फिट हो गए लेकिन क्राफ्ट में उस तरह इवॉल्व नहीं कर सके। आपने अपनी फिटनेस को भी रीगेन किया जब मैं और तुम, और उसके बाद यू हैड अ पैच बिल्कुल, वेयर यू वर बिल्कुल। ओवरवेट। ठीक है, आपने उसको पूरा पुल बैक किया, उस पूरी चीज़ को, फिर साथ क्राफ्ट को भी आपने पुल बैक किया। इस पूरी चीज़ में हम जिस चीज़ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ या ज़हनी सुकून, उसका कितना बड़ा रोल है? क्योंकि इतनी डायमेंशंस में अपने आप को रीइन्वेंट करना एक बहुत ठहराव वाला प्रोसेस है। यार मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली उसमें फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, मैं लोगों को ये बात कहता हूँ कि भैया घर पे बीवी खुश रहेगी तो तुम खुश रहोगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो एक तो 2-4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जब आप लोगों की कामयाबियों में खुश होते हैं, तो अल्लाह आपसे बहुत खुश होता है। हसद नहीं कर। जब आपके अंदर हसद नहीं है, आपके अंदर जलन नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ आया मेरे अंदर। फिर मैंने अपने सीनियर्स को देखा, मैंने बहुत फॉलो किया तलत हुसैन साहब को, मोहम्मद कवी ख़ान साहब को, ख़याम अंकल को, आबिद अली साहब को। जिनमें से चारों में से कोई भी नहीं है मेरे साथ। मैंने बहुत फॉलो किया। मेरी दोस्ती भी बहुत थी इन सब से। दो के देवर लाइक मेरे बहुत हाँ, सीनियर हाँ, थे, हाँ, लेकिन हाँ। मेरी बहुत दोस्ती। तलत साहब के पास तो आप, इवन हिज लास्ट डेज यू वर विजिटिंग वेरी ऑफन हाँ, तलत मैं साहब को। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं यही सोच रहा था, मैंने तज़ीन को भी यही कहा था, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे किस तरह मिलूँ। तो उसने कहा बस कंट्रोल रखना, और वही हुआ कि जब मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो? तो वो मेरा क्रैकडाउन था। हाँ, मैं जिस तरह मैंने अपने आप को सँभाला, मैं उठ के वहाँ से चला गया। आंटी ने मुझे बट एनीवे आप ज़हनी सुकून और फैमिली की बात कर रहे हाँ, थे। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। जो पॉज़िटिविटी है आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। फिर फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को एंगेज कर देते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप अपनी लाइन्स खो देते हैं। तो जब जो हम फ़िल्म की भी बात कर रहे हैं, जो हमारी फ़िल्म है दीमक, उसमें बुशरा आपा का एक जुमला है बड़ा खूबसूरत कि जिन घरों की दीवारें कमज़ोर होती हैं, वहीं पे अच्छा, सुपर नेचुरल का राज होता है। हाँ, मतलब तो मुझे अगला मिस वो नहीं हाँ, पता, तो वो इस बट आई तरह की एज्यूम। कुछ लाइन थी हाँ। जो बहुत अच्छी लगी थी मुझे जब हम हम्म, सीन कर रहे थे। तब भी मैंने कहा था, मैंने कहा कि वो चूँकि मैं सवाल पूछता हूँ ये हम्म, हम्म, कि व्हाई अस? मतलब हम्म, और भी तो लोग हैं। हम्म, तो उस पे उनका ये जवाब था। तो वाक़ई ये हकीकत है कि जब आपके घर की दीवारें कमज़ोर होती हैं, हाँ, जब वो बहुत कुछ सुनती हैं हम्म, या वो देखती हैं, तो उसके बाद उन चीज़ों के असरात होते हैं। इस बात से तो दुनिया का कोई आदमी डिसएग्री नहीं कर सकता कि गुड एनर्जी और बैड एनर्जी क्या है। हम्म, आपके बोले हुए अल्फाज दुनिया में तजर्बे हुए हैं। आप एक कमरे में 2 पौधे रख लें, एक को आप प्यार करें, एक को आप अच्छे-अच्छे अल्फाज बोलें, दूसरे पौधे को आप गालियाँ दें, उसको बुरे लक़ाब से पुकारें। आप देख लें 1 महीने बाद किसकी क्या हालत होगी। पानी भी उतना ही दें, मौसम भी एक जैसा दें, लेकिन आप फ़र्क देख लें दोनों में। तो ये तो पौधा है, तो मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत असर रखती है भाई, ये जो बात है ये बहुत असर रखती है। चाहे आप अपनी ज़ात से मुंसलिक हों, चाहे आप दूसरे से मुंसलिक हों, तो पॉजिटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा आपके हर चीज़ पे असरअंदाज होती है। नहीं, और मैं मेंटल हेल्थ से दीमक ही को लिंक करना चाह रहा था कि कुछ लोग होते हैं कि उन वो अपने डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और कुछ घरों में या कुछ लोगों पे जेन्युइन असरात जिन्हें हम कहते हैं वो आ जाते हैं। तो दीमक पे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि
आपका वैसे सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है, भूतों के बारे में, चुड़ैलों के बारे में एज अ पर्सन? और इसका दीमक से या उसका अच्छा, नहीं, कोई- नहीं। मैं आई वांट टू नो कि किस एक्सटेंट पे आपका बिलीव है, कभी कुछ आपने ऐसा When एक्सपीरियंस? राफे केम टू मी, राफे राजदी। जी सॉरी, राफे राशदी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो राफे जब आए मेरे पास तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये फजूल की कोई हॉरर फिल्म मैं नहीं करूँगा, जिस चीज़ पे मेरा यकीन नहीं है उस चीज़ पे मैं काम नहीं करना चाहता, ये चुड़ैलें और भूत और यू नो लाइक समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई गलत मैसेज आए। तो उसने कहा फैसल भाई आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए। सो एज अ मुस्लिम वी ऑल बिलीव इन जिन्नात, तो हमारा यकीन है। और वो किस तरह से चूँकि यू नो लाइक वो एक ऐसी एंटिटी है जो हमारी तरह ही है, यू नो हमारे साथ ही हैं वो लोग, और जितने हम हैं शायद हमसे ज़्यादा हुए हैं, बस वो हमें नज़र नहीं आते, हम उनको नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की जो भी इसमें हिकमत है। हाँ, तो जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मैंने फिर उनसे कहा कि राइटर, तो उन्होंने मुझे आयशा का बताया, आयशा मुज़फ़्फ़र जो हमारी राइटर हैं, जिनकी बुक थी। फिर मैंने वो बुक पढ़ी, फिर मैंने राफे से डिस्कस की फ़िल्म, क्योंकि फ़िल्म आपको पता है इतनी जल्दी करना, लेकिन चूँकि एक सोशल हॉरर ड्रामा है। अच्छा, सोशल हॉरर ड्रामा। हाँ, अच्छा। तो वो पूरा सारा कुछ जो है वो एक घर में किस तरह से पहुंचता है, किस तरह से सारा कुछ होता है। तो ये पूरी एक एक कहानी थी। और जब हम कर भी रहे थे तो बाखुदा कई दफ़ा कभी कभी एहसास होता था कि शायद एक तो राफे राशदी साहब ने जो लोकेशन उठाई थी वो भी माशाल्लाह से वो थी जो बंद थी पता नहीं कब भूत से। बंगला था कुछ। हाँ, तो कई दफ़ा कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती थी हाँ। सेट पे कि अचानक से लाइटें जो हैं वो अभी जल रही थी, अभी नहीं जल रही, हाँ। कभी कोई मसले हो रहे हैं, कभी कुछ मसले हो रहे हैं। मैं राफे से कहता था भाईजान ये आप जगा रहे हैं कुछ लोगों को, तो बेहतर है कि उनसे माफ़ी वाफ़ी मांग के काम कर लेते हैं। हाँ, या तो वो हो सकता है वो बचपन में हमारे बड़े कजन्स ना, हम कोयटा से कराची है तो कहते हैं हम रूह बुला रहे हैं, अब इस पे उंगली रखो ना, और वो इधर जाता था और हम बच्चे में पता ही नहीं होता अच्छा विचक्राफ्ट खेलते थे। ठीक है ना, और हमें पता ही नहीं होता बड़े कजन वहां से कागज ला रहे हैं। हम अभी तक समझते थे कि अगर इसका नाम आ गया या उसका नाम आ गया तो वो तो था। रुएं वुएं तो खैर नहीं होती, वो तो हम सबको पता है, लेकिन ये बड़े खूबसूरत तरीके से इस कहानी को जिस तरह से फिर जोड़ा और जिस तरह से सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हुए, आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और एक दिन मेरी और राफे की बात हो रही थी शूट के दौरान ही, तो मुझे राफे ने कहा यार फैसल भाई शुरू में तकरीबन नॉन स्टॉप 10-15 मिनट है और टुवर्ड्स द एंड नॉन स्टॉप कोई 40-45 मिनट हैं जो नॉन स्टॉप हैं। मैंने कहा बात यह है कि जिस ऑडियंस को हम कह रहे हैं कि हम हॉरर फिल्म दिखाने के लिए आपको बुला रहे हैं, तो वो क्या वेट करें पूरी फिल्म में आखिर में एक जिन निकले और डरा के चला जाए, जैसे अक्सर हमें कुछ फिल्म्स के अंदर हम बैठे रहते हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, वो आखिर में जाके एक छोटा सा इवेंट होता है और लोग बाहर जो है वो लड़ते हुए निकल रहे होते हैं। यार ठीक है, वो एक अलग साइकोलॉजी है फिल्म बनाने की, जिस पे बहुत दुनिया में इवन इन हॉलीवुड उस पे लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लोगों को थोड़ा ज़रा पसंद है कि जिस चीज़ के पैसे दिए हैं, अगर मैंने एक्शन फिल्म के पैसे दिए हैं तो मुझे एक्शन नज़र तो आए, मुझे रोमांस या गाने या कॉमेडी जिस चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूँ वो चीज़ मुझे नज़र आनी चाहिए। तो मैंने कहा वो चीज़ है, मतलब अगर हम ओवरऑल निकालें तो तकरीबन कोई 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा निकलता है। अच्छा। जो कि नॉन स्टॉप है, जिसमें कुछ ना कुछ इवेंट जो है वो एक छोटा एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर कुछ, फिर क्या, सो कुछ नहीं तो ये गिलास यहाँ से यहाँ चला जाए, सो यू नो लाइक समथिंग इज हैपनिंग। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट पीपल वांट टू सी, कि मतलब अगर आप हॉरर फिल्म देखने आ रहे हैं तो हर थोड़ी देर के बाद एक चिल तो आनी चाहिए ना। नहीं, और हॉरर का तो जो पूरा वो है वो इवेंचुअली एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पे बड़ा रिलाई करता है ना, कि अब आप वो कितना फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। हाँ, कितना अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। फिर दूसरा राफे ने जो अच्छा काम किया वो ये था कि उसने कहा कि मैं एनिमेशन बाहर से करवाऊंगा। वेरी गुड।
बिकॉज मुझे साउंड डिजाइनिंग और ये चीज़ें और ये फलाना और ये फैसल वो भाई तो हॉरर की जान है। हाँ। एक जान होती। मैंने कहा बिल्कुल। सो ही वॉज वेरी पैशनेट, स्टिल ही इज़ वेरी पैशनेट। अभी भी कभी कभी मैसेज आता है तो एक इतना भरपूर तरीके से मैसेज आता है तो मैं कहता हूँ भाईजान मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आप बोलें क्या करना है। तो एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली, एक अलग जॉनरा है। दो के अभी तक हमने पाकिस्तान में इस तरह से कोई हॉरर फिल्म नहीं बनाई। हाँ, जो बनी है वो इतनी मतलब इस तरह की एक होलसम एक्सपीरियंस जो हमें ट्रेलर से लग रहा है। अभी तक मैंने फिल्म तो देखी नहीं। हाँ, मैंने भी नहीं देखी अभी तक। लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने लास्ट मेरे ख्याल से 10 इयर्स में ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। एक दो आई लेकिन वो कॉमेडी हॉरर थी। हॉरर कोई नहीं थी, मतलब लाइक एक मुझे याद है एक आई थी वो बच्ची वाली एक थी, इसमें एक साया थी, हरीम वाली। साया। हाँ, एक वो थी, दैट वाज गुड। आई लाइक दैट फिल्म। लेकिन इट्स बीन उसको क्या 11-12 साल हो गए। हाँ, लेकिन वो अब तो वार को भी 12 साल हो गए सर। 2013 में आई थी वार, जो मतलब आई नो the last decent thing Shan did, I can say it on screen. I mean, Faisal bhai is not saying, मतलब, but the last decent thing he did was that. मैं तो फैन हूँ भाई। नहीं, मैं फैन हूँ, पर मैं उनसे वही कहता हूँ ना कि मतलब थोड़ा सा अपडेट कर लें अपने आप को, और कुछ भी नहीं है। that's what I tell all my stars. कि keep updating। वो जो हम दीमक की बात करते हैं ना, वो कहीं शान साहब खड़े हो जाएं बहुत है यार। नहीं, वो सही है, वो खड़े हो जाए ना, वो खड़े होकर फिर बात ना करें ना। मुझे अच्छा, ये इस पे मैं आपसे कोई वो बहस मुबाहिसा नहीं करूंगा। नहीं, मैं कोई आपसे कुछ आई एम अ बिग फैन। मैं शान को देखकर आया हूँ यार इंडस्ट्री में। हाँ, मैं बुलंदी ना देखता तो शायद मैं इंडस्ट्री में 5 साल के बाद आता। लेकिन मैंने बुलंदी देख ली तो मैं 1.5 साल के बाद आ गया। आई वाज इन 10th क्लास, आई रिमेम्बर। 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, फिर जाके फिर देख ली। मैं कहा यार मैंने भी हीरो आना है। मैंने कहा क्योंकि शान साहब से पहले यू रिमेम्बर नदीम साहब, राही साहब, ये वाले सारे थे। या एक टाइम था, उस वक्त भी हम छोटे थे जब फैसल भाई वगैरह आए थे, फैसल भाई और अयाज भाई। तो उस वक्त तो हम वाकई बहुत छोटा था मैं। लेकिन जब शान साहब आए तो वो नई आप एक उस एज में थे, मैं 10th में था, तो वो एक नहीं अंदर कि यार शान दिया आ सकता है। which is why मुझे सीरियसली लगता है ना कि जैसे मुझे डायरेक्टर्स कहते हैं कि ही इज़ वेरी हार्ड टू वर्क विद फॉर वट एवर रीज़न, कि उनको स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगता है या वो पंक्चुअल नहीं है। मैं उन निटिग्रिटीज़ पे नहीं जाता। कहता हूँ वो इस वक्त मतलब हमारे सिनेमा के गॉड हो सकते थे। मतलब जो वो प्लेटफॉर्म, और ख़ास तौर पे जो उनको वार से लॉन्च मिल गया था ना, ही कुड हैव रियली कैपिटलाइज्ड ऑन इट। पर मुझे नहीं पता कि वो क्या वजूहात हैं उसकी, कि उनके पास ज़्यादा लोग नहीं गए या वो पीछे हट गए। हुए वार के बाद तो मैं भी उनका खुदा के लिए एक्सीलेंट। और फिर वार मैं भी आई वाज सोल्ड कि भाई ये वो जो हमारा एक जेसन बॉन्ड टाइप एजेंट हो सकता है, वो बिल्कुल शान पुल्ड इट ऑफ। स्टिल ही इज, बट मे बी आई एम आल्सो वेटिंग बिकॉज वो जब भी आते हैं वो कमाल ही करते हैं। हाँ, ये एक बात हकीकत है। हाँ, बस वो आ जाएं। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखें ड्रामों में बाबर अली आना शुरू हुए। बड़ा फैबुलस एक्टर है। मुझे तो मौला जट में बाबर अली का कैमियो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, इवन इन ड्रामास ही इज डूइंग ग्रेट। आई हैवंट सीन मच ऑफ। हाँ, मैं देख रहा हूँ, चूंकि बाबर से पुरानी दोस्ती है तो जहाँ पे भी नजर पड़ती है मैं रुक जाता हूँ, देखता हूँ। हाँ, बस वो उन्होंने एक इब्न इंशा की नज़म पढ़ी थी, शायद वासे के शो में, बिल्कुल गलत पढ़ी थी। तो वो थोड़ा सा आप जब रिहर्स करके भी आते हैं तलफ़ुज़ बाबर भाई देख लिया करें। बड़ा वो यार कभी कभार लाइव शो में बीच में पब्लिक बोल पड़ती है, कॉमेडियन बोल पड़ता है। नहीं, वो मुसलसल बदतदरीज गलतियां थी उसमें। लेकिन but that's different। शायरी में तो मैं भी बहुत बंड मारता हूँ। नहीं, शायरी सबसे ज्यादा आपको अदनान सिद्दीकी सुनाते हैं। मैंने किसी काम के लिए फोन किया, मुझे रुबाइयाँ सुनाना शुरू हो गई। हाँ, वो उनको, ये 2-3 लोग हैं हमारे ग्रुप में जिसमें अदनान है, नबील भाई हैं। अच्छा, नबील भाई से इतनी इंटरेक्शन नहीं। नबील भाई से आप कोई भी शेर पूछ लें वो आपको सुना दें। अच्छा, हाँ। नहीं, अदनान भाई तो मैंने रैंडमली फोन किया। ओ अच्छा, अदनान तो अपना भी अब कहना शुरू हो गए। हाँ, वो पहले उन्होंने किसी और का शेर सुनाया, फिर अपने वालिद का शेर सुनाया, फिर उन्होंने अपनी रुबाई सुनाई मुझे। मैंने कहा वाह। और मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि नहीं हम अभी शूट नहीं कर सकते।
but it took us good 20 minutes. But a sweet guy, or you know, with despite all the controversies he creates. अच्छा, हम दीमक और हॉरर की बात कर रहे थे. आपके अपना चाइल्डहुड में या कभी कोई ऐसे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए कि आपको लगा हो कि यार यू नो कि ये चीज़ मेरे बचपन में एक मेमोरी की तरह स्टोर हो गई? यार ये एक ऐसा वाकया है, मैं ये बिल्कुल बताऊंगा. वी वर शूटिंग इन अयूबिया और मेरी पहली फिल्म की शूट 93 की बात कर रहा हूँ. और हम एक अयूबिया में नीचे एक जगह थी, वहाँ पे रात को एक गाना कर रहे हैं. सडनली एक बॉय था हमारे साथ, वो थोड़ी देर के बाद कहीं गया और वापस आया और अभी हमारे साथ रिहर्स कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो गिर गया. उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पे उसकी तबीयत सही नहीं हुई. फिर उसको कहाँ ले गए, क्या हुआ, आई एम नॉट जोकिंग, आई स्वेयर. मतलब ये मैं सिर्फ विटनेस नहीं हूँ. उस ग्रुप में तकरीबन कोई 35-40 लोग थे जो इस चीज़ के गवाह हैं, जिसमें फिल्म स्टार नरगिस भी थी. अच्छा. हमारे एक जो डायरेक्टर थे अशरफ शिराजी साहब, ही पास्ट अवे. और बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ वहाँ पे थे. हमारी इंडस्ट्री में शायद जो मेरे साथ के लोग हैं उनको सबको पता है. तो हम जब वापस पहुँचे शूट से, तो ऑब्वियसली वो एक, आप जब पहली फिल्म, सारा एक बॉयज़ का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है, तो सारे आपस में बड़े एक हुए होते हैं, खूबसूरत जगह पे. हाँ, तो हम पहुँचे तो सारे ऊपर गए कि भाई क्या हुआ उसके रूम में. तो जो उसकी कंडीशन थी, तो वहाँ पे अल्लाह जन्नत नसीब करे अशरफ शिराजी साहब को, उन्होंने सारी लड़कियों से कहा तुम लोग बाहर चली जाओ. तो हम सारे चुप कि अच्छा क्या हो. पता मैंने कहा शायद कोई, मतलब यू नो लाइक वो जो हमने फिल्मों में देखा था कि वो गरमाइश देते हैं, शायद वो वाला सीन होने वाला है. तो आई वॉज हार्डली 17 दैट टाइम. तो उसके बाद उन्होंने जब सारे चले गए, उन्होंने 3-4 लड़कों को कहा कि इसको पकड़ लो, और मुझे कहा कि तुम वहाँ साइड पे रहो, बल्कि जाना है तो तुम चले जाओ. मैंने कहा नहीं मैं यहीं हूँ. नहीं, उन्होंने कहा तुम चले जाओ. मैंने कहा नहीं मैं यहीं बैठा हूँ, इट्स ओके. उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया, और जो उसके बाद उस लड़के की हालत थी, सो पता ही ये चला कि भाई जो है वो अंडर द उसके पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, पोजेस्ड हो चुके हैं. और क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं पता. और वो एक लफ्ज़ कहते हैं उसको वहाँ पे, धैर्य, अनबिलीवर, नॉन बिलीवर जो है, बिकॉज उनमें भी होते हैं. तो वो कोई नॉन बिलीवर था. अच्छा. तो वो फिर उस बच्चे के साथ वो सिलसिला काफ़ी लंबा रहा. तो हमने शूट पैकअप की, हम वहाँ से निकले. वो फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पे दिखाया. नाउ ही इज़ फाइन. मेरी अभी कभी कभी उस लड़के से बात हो जाती है. तो ही इज़ आउट ऑफ इट. तो ये एक अपनी आंखों से देखा और सुना. आई मीन एक क्या 20-21 साल का लड़का होगा, जब वो चेंज हुआ और उसने बोलना शुरू किया, तो दैट वाज हॉरिफिक. आई टोल्ड राफे अबाउट इट. तो मुझे तो वो मेमोरी जाती नहीं है वो. नहीं, हम लोग जब मैं कोयटा में छोटा था तो हमारे घर एक लड़का काम करता था, गुल्लू. तो वो किसी पीरनी का बेटा था ना, और वो मुझे कहता था कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं वो चीज़ नहीं खाऊंगा. और कहते राफे भाई अब कोयटा की बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, घर में सेब का भी दरख्त, आड़ू का भी, चेरी का भी, अनार का भी, मतलब. तो उसने कहा आपका जो अनार का दरख्त है ना, इस पर जिन है. मैंने कहा तुम्हें कैसे पता जिन है? क्योंकि उसको हमने कहा कि वहाँ से ज़रा पत्ते छांट दो. कहते मैं वहाँ से नहीं छांटूंगा, मैं इस पर जिन है, इस पर जिन है, इस पर जिन है. कहा नहीं. कहते हैं काम करते हैं, हमें कुत्ता लाते हैं पालतू, वो इस दरख्त के नीचे नहीं ठहरेगा. और लिटरली हम उस दरख्त के रेडियस में जाते थे और वो बौखला जाता था. ओह, अब हमें नहीं पता. भाई इससे इनकार तो नहीं है ना यार. हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता. हाँ. और वो कहते हैं कि मेरी अपनी वालदा से भी बात हुई है, और हमें लग रहा था कि अब वो जो है ना कोई इस चीज़ में है कि आप मुझे पैसे नहीं. कहते हैं कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस दरख्त को इसके हाल पे छोड़े, इसमें फल भी आएगा, ये होगा, बस मुझे इसके करीब नहीं जाना. हाँ नहीं, इट हैपन टू मी इन लाहौर. हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए थे, मेरे से 6 महीने रहे हम वहाँ पे. सो मुझे अंदाज़ा हो गया था, कुछ 1-2 चीज़ें हो रही थी, तो अंदाज़ा हो गया था कि अच्छा यहाँ पे कुछ है. तो मैंने घर वालों से कहा कि मैंने कहा ये जो लॉन का ये वाला हिस्सा है, इसमें कोशिश करें
कि कोई ना जाए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास भी कुत्ता था, तो वो उसको जब हम खेल रहे होते थे, बॉल वहाँ जाती थी तो वो नहीं लेके आता था। तो मैंने फिर वहाँ पे वो ऐसे लकड़ी की एक पूरी ग्रिल लगा के उसको बिल्कुल ही कॉर्डन ऑफ कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पे अब कोई भी नहीं जाएगा, खामखा आप उनको तंग नहीं करें। मैं खड़ा हुआ, मैंने उनसे कहा आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था, तो मैंने कहा आई होप कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमें तंग नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब दे वर लाइक नाइस पीपल, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो ये बड़ी नेचुरल चीजें हैं यार। और हमारे यहाँ तो अब ये जो है ना, ये फिल्मों में दिखाते हैं भूत परे, चुड़ैलें, सरकटा इंसान, फलाना, तो रूह वापस आ रही है, तो ये इस पे ज़रा मेरा यकीन नहीं है। नहीं, और असल में ना वो जैसे मुख्तलिफ फिलोसफर्स ने भी, साइकेट्रिस्ट ने भी जो काम किया है, वो यही कहते हैं कि हर माशरे के अपना सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। हाँ, अब जैसे कहते हैं कि अगर एक क्रिश्चियन माशरा है तो वहाँ किसी को ख्वाब में मसलूब होना आ सकता है, सलीब में जाना आ सकता है कि उसकी मौत हो रही है। हाँ, और अगर कहीं किसी के यहाँ क्रिमेशन होती है तो उसको ख्वाब में चिता आएगी। अच्छा, किसी के यहाँ मतलब अगर मौत का ख्वाब आ रहा है तो मुझे और आपको कब्र आएगी। बिल्कुल। कि जो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, जो आप सुन रहे हैं ऑब्वियसली वो बैक ऑफ द माइंड वो एक चीज चल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अगर दीमक जैसी फिल्म हमारे लोकल रेफरेंसेस और सिंबल्स पे रिलाई कर रही है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि मुझे अभी तक ये भी लगता था कि जितना हम हॉरर को करने की कोशिश करते हैं, हम बाहर से ट्रोप्स लेते हैं। हाँ, कि भाई ये है मतलब एक्सॉर्सिज्म तो हमारे यहाँ भी है टेक्निकली, जो आपके दोस्त के साथ हुआ वो एक्सॉर्सिज्म ही तो था ना, कि उनके ऊपर से असर उतारने की कोशिश की। शैतान आ गया, मतलब शैतान आ गया, बदरू आ गई, या इस तरह से। ऑब्वियसली एज ए मुसलमान तो आप उन चीज़ों से, लेकिन आपने बिल्कुल मेरे ख्याल से उसका सही जो है वो कर दिया। पर इसी पे ना, अभी जब मैं ये सीरियल कर रहा था जो ऑन एयर हुआ है बहरूपिया, जिसमें आप तो उसमें हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिन्नी आ जाए, जिन इतने फारिग नहीं बैठे हुए, ये अच्छा है। उनको भी अपने काम है। हाँ। तो जरूर ये एक मतलब सब टेक्स्ट वाली बात है कि लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके मुल्क में, कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो कहते हैं बहुत सारे जिन आ गए उस पे, वो कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, उसको बांधा हुआ है, उसके साथ लाइक अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसको बांध के रखा हुआ है, वो कह रहा है मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या किया तुम लोगों के साथ। सो वो चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। जहाँ पे ये रियलिटी है वहाँ पे ये भी रियलिटी है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। मैंने लोकली भी जब कांटेक्ट किया किसी को, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, देयर आर पीपल दे हैव मोर देन 19 पर्सनालिटीज। तो हम जब सर्च कर रहे थे तो एक औरत हमें इंटरनेशनली मिली जिसकी एक वो 129 पर्सनालिटीज। तो मैंने कहा यार वो कैसे जिंदगी गुजार रही होगी। सो लाइक मैं तो जब ये कर रहा था जिसमें 8 कैरेक्टर्स थे सिर्फ, तो उसमें मैं सिर्फ उस आदमी के बारे में जब सोचता था कि बेचारा किन किन चीज़ों से गुजरा है और वो किन किन चीज़ों से गुजर रहा है और वो क्या घर वालों की हालत कर रहा है, तो वो क्या करती होगी। तो आई मीन ये वो तो है। तो लाइक आप जब लोगों के लिए एक ये वो वाली बात है कि जब आप एक प्रोसेस पूरा सारा चेक करवाया करें, मतलब डरे नहीं कि कई बच्चों के साथ ये हो जाता है, ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो वो एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसमें ट्रॉमा जो होता है वो उसको कहीं से कहीं ले जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन हमारे कल्चर में फैसल भाई ये भी हर चीज का जो है ना वो या तो जन्न आ गया। हाँ। नहीं, और फिर मसला ये भी होता है कि अब जैसे हमने बहरूपिया की बात की जिसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, अब बात यह है कि अगर कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर कोई बच्चा है या कोई एडल्ट है, हमारे यहाँ अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो सबसे पहले उसको वो बाबा के पास ले जाते हैं और बाबा ये झाड़ू मारे कुछ करे और उसके बाद जो है वो कहते हैं इसके ऊपर से जो, हालांकि जैसे हमने कहा कि एक्सॉर्सिज्म होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये अवेयरनेस बहुत कम है बिल्कुल कि ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग फिनोमेना है जो सेम लग सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हाँ, जो सेम एक आदमी है जो कि बिल्कुल कुछ और है। हाँ। और वो बिल्कुल कुछ और बन गया है, तो आप तो यूं हो जाएंगे कि ये इसके ऊपर कोई आ गया है, कुछ पोजीशन। पर ऑब्वियसली आप अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें। इंडिया में पता है बड़ा दिलचस्प काम किया है रिसर्चर्स ने। उन्होंने जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स हैं ना, गुजरात और 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ उनको पता है कि ये लोकल पीरों के पास जाते हैं, उनको ये इंसेंटिवाइज किया है
कि हम आपको कुछ पैसे देंगे, कुछ आपको फंड करेंगे, जो मरीज़ आपको लगता है कि आपकी कन्वेंशनल हीलिंग से वो नहीं होता, आप रेकमेंड करेंगे कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए। अच्छा, मतलब उन्होंने रूट जो है ना वो बिल्कुल चेंज कर दिया। उनको पता है पहले तो हमारे पास नहीं आएगा। नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो अभी तक जो साइकेट्रिस्ट हैं वो पागलों के डॉक्टर हाँ कहलाते हैं। बिल्कुल। उन बेचारों के ऊपर तो एक लेबल लगा दिया है हमारे मुल्क में, ये पागलों के डॉक्टर है, हाँ, मैं क्यों जाऊँ उसके पास? हाँ। अरे भाई पता नहीं क्या है यार। नहीं, और हमारे यहाँ तो हॉरर इटसेल्फ का, जैसे हमने कहा, हमारे मज़हब में भी है और हमारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैंने तो बचपन में जब बलूचिस्तान बड़ा ट्रैवल किया मैंने, तो वहाँ तो बाकायदा कुछ ऐसे फोक इलाकों में, मतलब लोकल इलाकों में गया जहाँ लोग बाकायदा हज़रत सुलेमान का वास्ता दे के हाँ हाँ, जिन्हों से पनाह मांगते बिल्कुल 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 कि बिल्कुल। भाई जो तुम्हारे इंचार्ज वो तो थे आई ऑल्सो हर्ड दैट। मुझे याद है जब मैं वो जो बात बता रहा था हाँ, अभी, उसमें भी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था हाँ, हाँ, तो उन्होंने हज़रत सुलेमान के हवाले से ही बात शुरू की। हाँ, तो मैंने इसीलिए कहा कि वो नॉन बिलीवर था। हाँ, सो अगर वो बिलीवर होता तो शायद वो उसी वक्त वो बात वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन वो बात ज़रा लंबी चली। नहीं, और हज़रत सुलेमान से मैंने रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कवर की कि आपको पता है जो हम सुलेमानी चाय या सुलेमानी पराठा खाते हैं, हाँ, इसका हज़रत सुलेमान से लिंक है। अरे वाह! आपको पता है कैसे? कैसे? फिर मैंने एक लिंग्विस्ट को रीच किया जो 7-8 ज़बानें जानते थे। उन्होंने कहा भाई देखिए, पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं तख्त सुलेमानी पे जोब के करीब कुछ काम कर रहा था और कोई चीज़ जो मैं करने जा रहा था वो नहीं हुई, तो उधर एक चरवाहा था, उसने कहा अरे तुम्हारे साथ तो सुलेमानी हो गया। मैंने कहा हैं, सुलेमानी हो गया क्या? हाँ, कहते हैं फिर 2-3 जब इलाके के लोकल लोगों ने मुझसे ये कहा ना, तो मुझे ये समझ में आया कि जब जिन्नात हैकल सुलेमानी की तामीर कर रहे थे और उनको हाँ। हज़रत सुलेमान के इंतकाल होने की खबर मिली, तो उन्होंने उस तामीर को अधूरा छोड़ दिया था। अच्छा, जिसके बाद से हर अधूरी चीज़ सुलेमानी कहलाती है। बगैर तेल का पराठा हाँ, सुलेमानी, सुलेमानी, बगैर दूध की चाय सुलेमानी। सुलेमानी, बगैर चटनी का रोल सुलेमानी। ओह! वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरे लिए भी बड़ा बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग था इंटरेस्टिंग। कि ये हाँ, क्या है। और ये दीमक का ही जब मैंने ट्रेलर देखा ना, तो मैं वाज जस्ट क्यूरियस, आई वाज जस्ट रीडिंग अपॉन थिंग्स। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है कि कहाँ से कहाँ, तो हमारी तो आबो हवा में ये सब चीज़ें। हाँ, तो आई थिंक इट वाज अबाउट टाइम कि हम एक हॉरर जॉनरा की तरफ जाएं। अभी आपने उसकी बात की, बहरूपिया की, मल्टीपल कैरेक्टर्स की, बाइपोलर डिसऑर्डर, और उसकी मुझे तो ये पता है, अभी मैं आमिर ज़की की लाइफ पे मैंने डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की है, वाह, व्हिच इज़ वाह, वाह, अबाउट टू बी रिलीज्ड। वाह! उसमें सारा सरहिंदी जो उनकी लास्ट कोलैबोरेटर थी, उन्होंने कहा बहुत कम लोगों को पता है दैट आमिर वाज डायग्नोस्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर। ओह! यस। और कहते हैं कि बहुत सी एंड का जो फेज था, जो लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ड्रग्स लेता था या कुछ करता था, वो कह लें कि वो एक अलग फेज था उसका, लेकिन एंड में ही वाज बाइपोलर, उसको आवाज़ें सुनाई देती थी एंड नो वन न्यू अबाउट इट। और ये मेरे लिए भी न्यूज़ थी और ये उस डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूडेड है, इसलिए मैं ऑन द मत रिकॉर्ड। बताएँ यार, आई विल वॉच इट, हाँ हाँ। हाँ, तो वो उसमें इंक्लूडेड है कि ओए होए होए! और उनके आखिरी 4-5 साल सारा से वो बड़े करीब गुजरे हैं। तो जहाँ हम जन्नात की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, वी ऑल्सो शुड नो कि इट इज़ ऑल अराउंड अस। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें देयर आर अपने लॉट ऑफ थिंग्स ना यार, हर इंसान अलग है, हम्म, हर इवेंट अलग है, हर चीज़ अलग है। हम एक ही उसमें ना डालें। मैं चूँकि अभी हालाँकि दूसरा भी मेरा एक सीरियल चल रहा है राजा रानी, वो हम्म, थोड़ा फ़िक्शनल है। हम्म, वो पॉसिबिलिटी शायद 1% होगी कि ट्रॉमा जो है वो आपको हम्म, बैक एज में ले जाए या कुछ हो जाए, या 1% से भी कम हम्म, होगी। तो वो जब हम कर रहे थे उसमें भी यही मसला था कि ऐसा हो सकता है, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या हम्म, करना है। तो छोटी-छोटी कुछ अवेयरनेसेस होती हैं जिनको हम कोशिश करते हैं थ्रू ड्रामा पहुँचाने की, चाहे वो राजा रानी है या बहरूपिया है या अभी एक और आएगा मेरा केस नंबर 9। तो मकसद यही है कि अलग-अलग चीज़ें हैं जिनको हम हैंडल कर रहे होते हैं। फिर ये फ़िल्म की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम अगर मोर देन 50% भी लोगों को खुश कर पाए, जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो अगर पूरा कर पाए, तो मेरे ख्याल से लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे पर्सनली ये बिकॉज परफॉर्मेंसेस, समीना जी इज़ देयर, समीना पीरज़ादा, ऑफ कोर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव। तो ट्रेलर में देखा हूँ। हाँ, सोनिया इज़ वंडरफुल, बुशरा आपा, जावेद शेख साहब,
सभी इतने जबरदस्त हैं। आप खुद अच्छा मतलब आप खुद यहाँ पे हाँ, लेकिन वो ये है कि बच्चों ने बड़ा प्यारा काम किया है। बच्चों के साथ बड़े बड़े अजीब से सीन्स हैं यार। अच्छा हाँ, एक सीन मैं देख रहा था शूट पे, वो शूट करना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि टेक्निकली हमने सेट नहीं लगाया हुआ ना, हमने घर में हम शूट कर रहे हैं। ये मैं बता देता हूँ। हाँ बता दे हाँ, लोग जब देखेंगे तो उनको बड़ा इंटरेस्ट होगा। अब वो किचन के दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं, पानी पीते हैं, वापस आते हैं तो वहां पे किचन का दरवाजा नहीं है। ओफ यार, एंड दैट डोर इज मूविंग व्हाइल वॉचिंग दैट सीन। मेरी चीखें निकल रही थी। मैं कह रहा था यार ये क्या हो रहा है यार। तो वो कई दफा राफे खुद भी यूं बैठा होता था, यार आप बताएं यार ये लोग। मैंने कहा भाई यार क्या कर रहे हो यार। नहीं बस मैं तो मतलब आई हैव सीन राफे ग्रो फ्रॉम थोड़ा जीले, हाँ, जो कि पता नहीं क्या था, लेकिन वो राफे को भी नहीं समझ आता कि वो क्या था जो थोड़ा जीले उन्हें शुरू में बनाई थी। बट मुझे एटलीस्ट ही इज ट्राइंग यार। नहीं देखें, ही इज ट्राइंग। और वो बादशाह बेगम नाम था उसका, हाँ बादशाह, जिसकी हम बात कर रहे थे, बादशाह बेगम। और मुझे उसने उस वक्त बताया भी था, आई कुडंट ट्रैवल टू लाड़काना, जब शूट हो रही थी बादशाह बेगम की। लेकिन मुझे बस ये है कि राफे इज अ डियर फ्रेंड, बट आई होप ही फिनिशेस इट प्रॉपरली, कि एंड में वो चीज़ बस टुगेदर आ जाए। इस दफा मुझे लगता है काफी मेहनत की है। अच्छा, बड़ा फोकस होके मेहनत की है। मुराद जो इनके पार्टनर हैं वो भी थ्रू आउट साथ रहे। फिर राना कामरान ऑब्वियसली द ओजी सिनेमेटोग्राफर हमारा भाई। उफ, क्या आदमी है यार वो। सो फ्रॉम साउंड एंड एवरीथिंग दे वर्कड रियली हार्ड एवरीवन। हमें नजर आ रहा था ना काम करते हुए, जब हम शक्लें देखते हैं ना, ये हमने सीखा हसन अस्करी साहब से। जब वो शॉट लेते थे ना तो वो यूं करके ना लोगों की शक्लें देखते थे। अच्छा, तो ऐसे करके ना चुप करके, वो बताते नहीं थे किसी को, यूं करके ना बस यूं देखते रहते थे जब शॉट हो रहा होता था। तो रिएक्शन देखते थे। तो वो जो सेट पे हम देखते थे ना तो हम कहते थे यार बॉस, यानी कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है, इसका मतलब है। नहीं ये तो है। अच्छा, ईद पे ला रहे हैं फिल्म? जी ईद पे ला रहे हैं, बिल्कुल। ईद पे और भी किसी फिल्म के आने का चांस है? हुमायूं की है ना, लव गुरु आ रही है ना, एंड आई हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट दैट। हाँ, तो आपकी हॉरर फिल्म और हुमायूं का रोमांटिक ड्रामा, ऑफ कोर्स एज ऑलवेज, ठीक है ना। मतलब हुमायूं भाई तो मतलब उस जॉनरा के किंग है। मतलब वो जितने बड़े हो जाएं, जितने छोटे हो जाएं, हुमायूं भाई तो उसके किंग है उस जॉनरा के। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? बॉक्स ऑफिस किस तरह का जाएगा इस दफा? अभी देखते हैं और कितनी फिल्म्स आती हैं। आपको लग रहा है और आएंगी? मुझे लगता है, बिकॉज छोटी ईद पे यू रिमेम्बर मेरे ख्याल से करते कराते कुछ री रिलीज भी हो गई, कुछ ये भी हो गया। 15-16 फिल्में चली गई थी। मेरी नदीम साहब से बात हो रही थी, नदीम मांडीवाला साहब से। वो कहते हैं राफे आ तो 16-17 नहीं लगेंगी, वही 3-4। हाँ, सो एक तो बहुत बड़ा वीकेंड था छोटी ईद पे। बहुत बड़ा वीकेंड हो गया था ना, 8 दिन नॉन स्टॉप मिल गए थे आपको। तो मेरे ख्याल से उसमें सभी ने चांस लिया। पर मेरे ख्याल से कोई फिल्म प्रॉमिसिंग नहीं वो रही। एक भी तो ना शर्टलेस शेरोज वाली फिल्म, कौन सी? कुल्फी आइसक्रीम नहीं, मैं याद कर रहा था, आई एम सॉरी, उसका ट्रेलर इतना ऑब्नॉक्शियस था। मैं क्या करूं यार, आप क्रिटिक हैं, आप कह सकते हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैंने वो देखा और फिर मुझे किसी ने इनसाइट भी दी कि वो जो शर्टलेस सीन है इसमें वो फ्लावरों वाली शर्ट पहन के झूम रहे हैं, दैट वाज हिज स्टाइल चॉइस अगेंस्ट एवरीवन एल्स। किसी ने कहा कि हाँ, ये हमारे वहाँ तो दूसरे पे डालना सबसे आसान है ना, है ना। नहीं कि उन्होंने कहा कि वो एक्टर की अपनी चॉइस थी। अब मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि वो एक्टर पे डाल दो। लेकिन बट शेरोज का ये भी सीन है ना कि वो एक आध दफा वो नजर है डीएचई की गलियों में शर्टलेस जॉगिंग कर रहा था रमजान के बाद। फिट आदमी है यार, क्यों ना दिखाए यार। नहीं मतलब अब जब डीएचई की गलियों में आप शर्टलेस ट्रंक्स में वॉक कर सकते हैं तो बस फिर वो फूल वाली शर्ट में भी आता है। उसने इतनी मेहनत की है, हाँ, तो वो दिखाए यार, अच्छी बात है। और मतलब, उसकी एज है, उसको दिखाना चाहिए। बट जोक्स असाइड, ये जो आप समझे जो लेगेसी एक्टर्स हैं, जो जैसे अहद हो गया, जैसे शहरोज हो गया, एंड सम ऑफ देम आर नॉट डूइंग टू वेल, जैसे शहरोज हैं फिल्मों के हिसाब से वेरी अनलकी, तो आप उनको शायद सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स का इशू है। बाकी ही जस्ट वर्कड विद मी इन हुक में,
अच्छा, बहुत मेहनत करता है यार, हाँ, बहुत मेहनत करता है सीरियसली, ये मैंने भी सुना है कि मेहनती बहुत है, बहुत but मेहनती है, दिल से काम करता है, पूरी जान लगाता है। आई एम टेलिंग यू, मेरा उसका एक सीन था जिसमें छोटे भाई का कैरेक्टर था और मैं उसको कब्र में उतार रहा होता हूँ हाँ, और वो बारिश, डायरेक्टर ने कहा मुझे भरपूर बारिश चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा यार तुम भरपूर बारिश करोगे और तुम्हें उसके फेस पे बूंदे चाहिए तो वो कैसे अपने फेस को रोकेगा यार। भाई मैं करूँगा भाई, आप देखें भाई, वो आदमी को पहले 5 मिनट तेज पानी के अंदर मुंह रख के लेटा रहा है, फिर उसके बाद उसने कहा आप शॉट करेंगे। तो हम खड़े हुए थे, हमने फिर जब उसको उतारा, उसका फेस खोला, बारिश हो रही है, भाई उसने एक आंख तक यूं नहीं की। मैं कह रहा हूँ यार एक आदमी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। सो मे बी उसको सिलेक्शन जो है वो शायद अभी मतलब जितना उन्होंने बारिश के सीन के बारे में सोचा उतना उनको स्क्रिप्ट के बारे में अगर सोचें, नहीं मतलब स्क्रिप्ट तो खैर नहीं मतलब फिल्म स्क्रिप्ट हाँ जो उनको फिल्म में, ऑफर होती हैं, जो लेकिन ये है उनको कि ऑफर हाँ होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता क्योंकि है आई यार। आई एक्चुअली फील एक मोहिब मिर्जा के लिए आई फील बैड, वेरी टैलेंटेड एक्टर, यार व्हाट एन एक्टर यार, क्या एक्टर है, सीरियसली। और कोई फिल्म उनकी फ्लाई ऑफ ही नहीं करती, मतलब उनसे ज्यादा अनलकी एक्टर ना मुझे, मतलब कि हालांकि मतलब मैं, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता मुझे है। भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगेन अनलकी, हाँ। आप अनलकी कहें, आप अनफॉर्चुनेट कहें, अनफॉर्चुनेट कहते हैं, अनलकी तो नहीं, ही इज माशाल्लाह जितना भी काम किया है बहुत बहुत अच्छा अच्छा किया है। किया वो इशरत बाजी से लेके उफ, इशरत बाजी मेरे ख्याल से उसका जॉनरा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ, लोग उसको शायद अभी मैंने उसका एक सीरियल देखा था मावरा के साथ, यार क्या परफॉर्मेंस थी उसमें मोहिब की, सीरियसली मैंने थॉरली इंजॉय किया। और उसका वो यही मसला था कि वो टेम्पर का इशू था उसमें उसका, और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर बाद में वो हिल जाता है कि ये मैंने क्या किया है। तो इस तरह का एक कैरेक्टर और इतने कंट्रोल में परफॉर्मेंस देना, आई मीन आई वाज आउटस्टैंडिंग। नहीं बिल्कुल, और मुझे तो ये भी होता है कि आई थिंक मोहिब से ज़्यादा आई यूज्ड टू फील रियली बैड फॉर माहिरा बिफोर मौला जट, कि मतलब माहिरा जिस लेवल पे हैं, मुझे तो लगता है कि जिन लोगों के पास उस तरह की लेगेसी प्रोडक्ट्स नहीं है जैसे आपके पास हैं, जो और एक्टर्स के पास हैं, और उनका स्टारडम बहुत बड़ा है जैसे माहिरा का है, मुझे तो लगता है कि, और आप मुझे उस पर आपको ओपिनियन भी चाहिए कि ऐसे लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि दे जस्ट हायर द बेस्ट राइटर्स, कि भाई मेरी पर्सनैलिटी, मेरी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कैरेक्टर लिखो। मुझे लगता है लव गुरु में माहिरा जी जो हैं वो काफी कुछ करने वाली अच्छा हैं। जी आपने देखिए, कुछ, हालांकि मेरी फिल्म के ऑपोजिट है, हाँ, लेकिन ये मैं सही बता लेकिन रहा सर हूँ आपको। फुटफॉल के रोल के हिसाब से तो आपका फायदा है ना अगर वो फिल्म चले। हाँ नहीं भाई, फिल्म इस वक्त चलनी चाहिए, इस वक्त पूरी दुनिया में हाँ, सिनेमा के हवाले से लोग रो रहे हैं, हाँ, आपको अंदाजा हाँ, है। हाँ, हाँ, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, कोई भी मुल्क है, बिकॉज हो ये रहा है कि जितने की टिकट है उसमें आप पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है जुगाड़ तो जिंदाबाद, तो आप जितने की सब्सक्रिप्शन यहाँ लेते हैं तो दुनिया का हर चैनल आपके यहाँ खुला हुआ है, तो लेकिन अच्छी फिल्म बनती है तो लोग आ जाते हैं। ये आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है, कॉप आउट लगता है नहीं, कभी। लेकिन आप देखें ना, इवन इन अमेरिका यार 1000 से ज्यादा सिनेमास बंद हुए। नहीं देखें अमेरिका का, मैं आपको एक बात बताऊं फैसल भाई, अगर स्टेटिस्टिकली देखें ना, 2010-11 से लेके 2018 तक पाकिस्तान में जितना सिनेमा ग्रो किया दुनिया में कहीं ग्रो नहीं हुआ। बिल्कुल स्टेटिस्टिकली आपसे बात कर रहा हूँ, 300% ग्रोथ थी सिनेमा की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, कोविड और इंडिया टाइज और उन सब चीज़ों से पहले जो है ना, वो चीज़ अपनी जगह थी। अब मुझे अब थोड़ा थोड़ा ये लगता है, जैसे मैं अबू अलियाई की पोस्ट देख रहा था, सिनेमा का टिकट 200 कर दें, कैसे कर दें कि एयर कंडीशन सिनेमा का टिकट 200 नहीं कर सकते ना, 200 ना करें, 400 कर दें, नहीं लेकिन सीट्स बढ़ा दें। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी तरह अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कि जी पैसे देके लाइक सपोर्ट किया जाए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार वहाँ पे आप अपने सिनेमाज बना लें और ज़्यादा सीट्स के सिनेमाज बनाएं, चलें 400 की टिकट कर लें, ठीक है ना। अगर 500 या 600 सीट्स हैं और 400 का टिकट है तो मेरे ख्याल से
कवर अप हो सकता फिर है। फिल्म भी तो ऐसे बने ना कि 600 सीटें भरे हैं फैसल भाई। हाँ, लेकिन अगर देखें टिकट कम होगा ना, बिकॉज जिस क्लास को आप हिट करना चाह रहे हैं, आज भी आप अगर इंडिया जाते हैं, वही सिनेमा जिस सिनेमा में टिकट इंडियन मेरे ख्याल से 800 रुपए की है या पता नहीं 600 रुपए की है, तो वो रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक वहीं पे वो टिकट 100 रुपए की है उसी सिनेमा में, ताकि वो जो सारा दिन रक्षा चला रहा है, जो रेडी चला रहा है, जो फलां कर रहा है, वो रात को आके बैठे अपना चिल करे और फिर घर जाए। इसका मतलब ये है कि और पूरा मेन्यू चेंज होता है बॉस। ऑफ कोर्स नई फिल्में ठीक आती है, हैं। नहीं अच्छा, खाने का जो box office menu, पॉपकॉर्न और हाँ, फलाना हाँ। ये वो सब हटते हैं और वहां पे देसी सामान आ जाता है बिल्कुल, ताकि वो रक्षे वाले या वो जो भाई ये पब्लिक तो ये है। लेकिन वैसल भाई उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ना कि जो प्राइम टाइम जो है आप में उसमें इतना लोग आए जो 700-800 का जो आपने उनकी हाँ। मिसाल दी, उनका टिकट लें। मुझे तो अभी यही लगता है कि मौला जेट ने बहुत सारे लोगों को चुप करा दिया, जो लोग कहते थे ना कि मतलब कंटेंट किंग नहीं है आप, ये स्ट्रेटजी। नदीम भाई ने महंगा टिकट बेचा याद है आपको? हाँ, जब मौला जेट आई थी उन्होंने उल्टा ओवर प्राइस करके टिकट बेचा कि जो करना है कर लो। इवेंचुअली सारे सिनेमाज ने सर झुका दी, 10 नहीं तो 15 दिन बाद सब। क्या फिल्म थी यार। नहीं अब देखें वो एक एक्सपीरियंस था ना। मुझे हमेशा डर ये लगता है मौला जेट इज नॉट जस्ट अ फिल्म यार, वो हाँ, एक्सपीरियंस है, वो एक एक्सपीरियंस। हाँ, वो उसको आप इस खाते में ना डालेंगे जस्ट अ फिल्म लेकिन नहीं। ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूँ ना कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, दे ऑल डिड वेरी गुड बिजनेस, दे वर कंप्लीट फिल्म्स। हाँ, मतलब वो खलील साहब सुबह 4-4:30 बजे जो करते हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई कैन ओनली एडवाइज हिम बेटर, बट ही इज अ वेरी गुड राइटर, जो उनकी सिनेमा में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब जब मैंने लंदन नहीं जाऊंगी देखी ना जाके तो मैंने कहा यार मतलब ओके, ये एक कंप्लीट चीज़ है, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे वो अपनी जगह है, ठीक है, बट नॉट दैट। बट ब्रिंगिंग दिस डिस्कशन टू अ क्लोज, आपको लगता है कि अब तो सिनेमा बहुत डेस्परेट हो गया? हमने अभी बहुत स्ट्रेटजीज़ पे बात की, टिकट बढ़ने चाहिए, सिनेमा बढ़ना चाहिए, सब कुछ, लेकिन वो जो एलिफेंट इन द रूम है, जो हमें पता है कि असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक साल में होते हैं 52 वीक्स, और 52 वीक्स में आपकी कोई भी एक एवरेज फिल्म जो है, मतलब हर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल नहीं होती जो हफ्तों चलती रहे। अब तो वो ज़माना भी चला गया गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली। पब्लिक को पता है यार, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद फिल्म पोर्टल पे किसी ना किसी पोर्टल पे मिल जाएगी, या यही इसकी लाइफ है इस फिल्म की, ठीक है। तो सिनेमा को चलाने के लिए आपको तकरीबन हर 2 हफ्ते में एक फिल्म चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बॉक्स ऑफिस चलाने के लिए। तो अगर 52 हफ्ते हैं हमारे पास, ठीक है, तो वी नीड 26 फिल्म्स एवरी ईयर, मिनिमम, ठीक है। और मैं इसमें सुपर हिट ब्लॉकबस्टर उसकी भी बात नहीं कर रहा कि इसमें एक्चुअली बिजनेस कितना देंगे। क्या हमारे पास 26 फिल्में साल की बनाने की सकत है? यार देखें, मैं सच्ची बात बताऊं, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन इट। अच्छा, ग्रांट किए हैं, सिंध ने भी किया है, पंजाब ने भी किया है, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। हमें तो नहीं मिली ग्रांट, लेकिन जिन लोगों को मिली है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में हमें बहुत फिल्म्स मिलनी चाहिए। हमारे पास 26 फिल्म क्रूज हैं जो साइमल्टेनियसली 26 फिल्म। यार काफ़ी इन लोगों ने काफ़ी लोगों को पैसे दिए हैं। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि शायद 26 से ज़्यादा फिल्म्स हो जाएं, लेकिन वो जो हमने अपने लोगों की एक आदत बना दी है कि सिर्फ ईद पे आके फिल्म देखें, लोग सिनेमा भी कम जा रहे हैं। मैं अगर सच बताऊं, बिकॉज मौला जेट यार, बात यह है कि उसकी टिकट तो अगर 10,000 रुपए की होती है ना, शायद लोग वो तब भी चले जाते, बिकॉज एक तो सबसे पहले जो कास्ट है, वो जो कॉम्बिनेशन पूरा बना वो बड़ा अल्टीमेट था। फिर बिलाल हिमसेल्फ इज, मतलब वो एक खुद बहुत बड़ा स्टार है, जो डायरेक्टर है बिल्कुल वो बहुत बड़ा स्टार है। तो फिर ऊपर से जो फिल्म आई, वो चूंकि वार के बाद मेरे ख्याल से थी, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि यार ये कुछ धमाका करेगा। मौला जेट वैसे ही बहुत बड़ा नाम था, पहले भी न जाने कितने साल वो चली, तो बहुत सारी रीजंस थी। और जब लोगों ने जाके देखी, बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ चिढ़ में भी गए हैं, और वे किया तो सही की बढ़ाई है। वो जब देख के बाहर निकले, उनकी जुबान ही बंद हो गई कि भाई ये तो बड़ी कमाल बनाई है। तो हर फिल्म को हम उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हमें छोटी बड़ी दरमियानी हर तरह की फिल्म बनानी होगी।
लोगों को सिनीप्लेक्सेस में जाने की आदत डालनी पड़ेगी, टिकट थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा यार राफे, बिकॉज मैं चाहता हूँ पब्लिक देखे फिल्म। अब हम कभी, मैं जब शोज़ करता था ना, तो हम जब किसी फिल्म के हवाले से बात करते थे तो लोग हमसे पता क्या पूछते थे, यूट्यूब पे कब आएगी? तो लोगों को मुफ्त में चीज़ें देखने की आदत है। अभी आप ड्रामा लगाए ना तो आपको कोई रोज़ाना के 4 फ़ोन आएंगे कि यार मेरे 4 गेस्ट आ रहे हैं, उनको एडजस्ट करा दें। तो चाहे ऊपर के लोग हैं चाहे नीचे के लोग हैं, हमें ज़रा मुफ्ते की आदत है। हम अगले की मेहनत पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते। आप कोई ब्रांड जब लॉन्च करते हैं तो आपको दोस्त यार फ़ोन करके भी कह देते हैं यार आप हमें भेजें ना यार, हमें क्यों नहीं भेज रहा? तो ये भी होता है। ये जो नहीं भी जानते आप जिसको, वो भी अक्सर ऐसे कह देता है यार हमें आप एक तो परफ्यूम भेज दें यार। लेकिन वही तो जब ये है मुफ्ता हमारे अंदर। लेकिन आपने जब छोटी बड़ी जो ना एवरेज अबव एवरेज अच्छी बुरी फिल्मों का जो आपने कहा, अब से 5 साल पहले बॉलीवुड से इसी तरह आती थी फिल्म। हाँ, मतलब हर फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान नहीं होता था। शाहरुख खान के तो बेचारे का फॉल का ज़माना था वो, जब हमारे यहाँ फिल्में लगी। सलमान खान वाज द वन, बजरंगी भाईजान, केक, वांटेड, दबंग। बजरंगी भाईजान ने बहुत पैसा दिया इस मुल्क को। वही ना। इस मुल्क ने बहुत पैसा दिया उस फिल्म को। एंड व्हाट अ फिल्म, सीरियसली। हाँ, नहीं, वो किक ने भी दिया पैसा। अच्छा, किक ने भी दिया था। 2-3 ईदें जो है ना वो सलमान भाई की यहाँ भी थी। हाँ, यहाँ अच्छा था यार। मैं बहुत पेट्रियाटिक आदमी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इंडियन फिल्म देखने की आदत है। शौक मैं नहीं कहूँगा, आदत है। तो अगर वो सिनेमा में लगा रहे हैं तो पब्लिक आ तो रही थी कम से कम यार। इसी वजह से हम बहुत डेवलप हुए थे एक्चुअली, और हमें बहुत फुटफॉल मिलता था, और उस फुटफॉल की वजह से हमें ओवरफ्लो मिलता था, और उस ओवरफ्लो का फायदा बहुत सारी फिल्म्स को हुआ है। मतलब उस दिन आई मेट साकिब, तो साकिब की फिल्म थी साकिब मलिक। अच्छा, मलिक। तो साकिब यही कह रहे थे कि यार अगर ये सुपर हिट फिल्म है जिसने इतने करोड़ किए हैं, कोई पता नहीं 10-12 करोड़ किए थे, तो कहते मेरी तो फिर मतलब सुपर डुपर हिट फिल्म है। मेरी फिल्म ने तो 32 करोड़ किए थे। तो मैं तो अपनी फिल्म को हिट ही नहीं मानता। तो यहाँ देखें कहाँ 32 करोड़ और कहाँ आज 10 करोड़ पे हम कह रहे हैं फिल्म सुपर हिट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौला जाट, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर फिल्म। तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा देखें ये डाउनफॉल है ना सिनेमा का। अब 10 करोड़ अगर फिल्म कर ले तो लोग कहते हैं भाई हो गया। आई रिमेम्बर जवानी फिर नहीं आनी, आपकी और जो इस तरह की फिल्में थी, फहद की जो थी वो नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, दे वर लाइक लाइक क्रेजी फिल्म्स। सिनेमा भरे हुए हैं, लोग जा रहे हैं, इंडियन फिल्में भी चल रही हैं। लोगों के अंदर अच्छी बात ये है यहाँ पे, अगर हमारी फिल्म 50% भी परफॉर्म करती है ना, हम यहाँ से सपोर्ट करते हैं। ये मैं बिल्कुल एक सिनी गोस्ट की तरह बात कर रहा हूँ। मैं खुद जाऊंगा देखने के लिए। मैंने जवानी फिर नहीं आनी 1, 2 दोनों को 4-4 दफा देखी है। एक दफा मुफ्त में देखी है, 3 दफा पैसे देके देखी है। तो अब जैसे भी आपने कहा ना कि इंडियन फिल्म्स की, मतलब इंडियन फिल्म्स का ना होना हमारी डाउनफॉल की एक मेजर वजह है, ठीक है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि आप स्टार हैं, आप लोगों के लिए एक आइकॉनिक फिगर हैं, आप हुकूमतों में उठते बैठते हैं, कोई आपको लगता है कि कोई बर्फ़ पिघलने का चांस है, कहीं कोई उम्मीद हम निकालें इस चीज़ की? और मैं यार हम तो हमेशा से निकालते हैं राफे। अच्छा, ये जितनी हेट्रेड है ये उस तरफ से आती है। आप देख लें अभी पिछले 5-6 सालों में उनकी आप कोई सीरीज़ उठा लें, उनकी आप कोई फिल्म उठा लें, उनका आप कुछ भी उठा लें, एक नॉर्मल सी चीज़ चल रही होती है। एक सीरीज़ जो ऑन एयर हुई होने वाली थी, उसको रोक के उसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद डलवाया गया और फिर उसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया। तो ये तो उनके इतना ज़्यादा कर रहे हैं यार, इतना ज़्यादा कि मतलब अब मेरे कुछ जो इंडियन दोस्त हैं वो खुद भी गालियां दे रहे होते हैं कि यार मतलब बस कर दो यार। अभी उनकी स्काई फोर्स आई जो उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की, लोग उल्टा उनको गालियां दे रहे हैं कि यार माफ़ कर दें, आप कितनी हिस्ट्री को घुमाएंगे यार। कभी किसी हिस्ट्री को घुमा देते हैं, कभी किसी हिस्ट्री को घुमा देते हैं। जो है उसमें भी सारे ये दिखाए हैं जैसे जलियांवाला बाग के, और उसके बाद के सिर्फ सिख विक्टिम्स थे। तो कल मैं किसी का एक बहुत बड़ा एनालिसिस फेसबुक पे पढ़ रहा था
कि भाई हिस्ट्री को ऐसे आप नहीं हाँ ट्विस्ट पे ट्विस्ट किए जा रहे हैं। औरंगजेब के कैरेक्टर को क्या बना दिया, अकबर के कैरेक्टर को क्या बना दिया, आपने खिलजी के कैरेक्टर को, वो जो वो 100 साल का डिफरेंस है यार दोनों के बीच और में। अमीर खुसरो भी बिठा दिया। हाँ अमीर खुसरो, आई वाज लाइक ये क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। सो हम तो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी ऐसी चीज बना रहे हैं। हालांकि अब तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इंडिया जो अपने सिनेमा के थ्रू, जो कि हमेशा जब मैं हूं ना, मुझे याद है, ठीक है ना, ऑपरेशन मिलाप उसके अंदर था कि मतलब इंडिया पाकिस्तान एक जगह सब कुछ, वीर ज़ारा। इनफैक्ट जो ऋतिक रोशन की फिल्म थी लक्ष्य, जो कारगिल पे बेस्ड थी, उसके एंड में भी इंडिया और पाकिस्तान के दोनों फ्लैग्स वो वेव होते हुए दिखाते थे। हालांकि इट वाज एन इंडियन मिलिट्री फिल्म। मतलब मुझे अभी तक वो एंड का शॉट याद है लक्ष्य का कि भाई वो इट्स देयर, कि आप जो कुछ भी कहें कि आपने, उन्होंने उस चीज की वो रिस्पेक्ट दी थी, लेकिन वो अब जाती जा रही है, बहुत ज्यादा कर दिया है। और हिस्ट्री आप अजीब घुमाए जा रहे हैं। मोहनजोदाड़ो के साथ जो इन्होंने किया है ना, मोहनजोदाड़ो के साथ सर पकड़ के बैठा हुआ था। मैं खुद अभी मैं मोहनजोदाड़ो से होके आया था और मैं अपने कोलीग को यही कह रहा था, मैंने कहा यार बस, वो डायरेक्टर ने पॉम्पे देखी, उसने कहा कहाँ फिट करूं इसको, उसने कहा इसको यहाँ फिट करते हैं, मोहनजोदाड़ो पे डाल दो। देखिए पॉम्पे असल में यू रिमेम्बर पॉम्पे? ऑफ कोर्स नहीं, वो तो असल में इस तरह की चीजें तो बिलाल लाशारी ने भी मौला जट में की है कि मिडीवल एज से वो बियर के कैन आ गए पीछे। लेकिन ऑब्वियसली उसने जो पंजाब दिखाया है वो एक इमेजिनेटिव पंजाब है, उसने कोई ये नहीं देखा, उसने अपनी दुनिया बनाई, उसने अपनी दुनिया बनाई, उसको वो लाइसेंस। हाँ लेकिन आप हिस्ट्री के साथ तो पंगा नहीं कर सकते नहीं, और मुझे अब ये लगता है, क्योंकि पहले मैं अभी भी प्रो इंडियन फिल्म्स हूँ कि आपको लानी पड़ेंगी, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, लेकिन आपको अब हमें ये लगता है कि उन फिल्मों ने, उस प्रोपेगेंडा ने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और अना को इतनी ठेस पहुंचा दी है कि शायद अब आप लोग उतना एग्रेसिवली एडवोकेट नहीं कर पाते। नहीं तो ये जो इंडिया में ये जो इस तरह की फिल्म्स बना रहे हैं, उनको क्या लगता है कि लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, ये वो जाहिल अवाम जैसे यहाँ पे भी है एक सर्टन, वहाँ पे भी है, सो वो उनको घुमा रहे हैं, उनको खिलाफ कर रहे हैं। उनकी हर फिल्म में आप देखें, या वो कोई हमारा ISI का, और हमारी ISI की ऐसी एजेंट्स, कटरीना कैफ, वो उसके बाद दीपिका पठान में। हाँ, तो लोग तो ये मजाक कर रहे थे कि भाई हम अगला मिशन नहीं करवाएंगे, इन दोनों को भेज दो। नहीं, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि आप पुराने लॉलीवुड की फिल्में उठाएं, हमें जब 90s में इंडियन एजेंट दिखाना होता था, हमारी फर्स्ट चॉइस होती थी शफकत चीमा। ठीक है, सही है ना, कि वी वुड पिक द अगलीस्ट प्रोबेबली पर्सन जिसको हम और बुरा दिखा सकें स्क्रीन पे, कि कोई इसमें पॉजिटिव चीज हो ही नहीं। यार मुझे तो वो डायलॉग याद है अभी, वो कह रहा है भाई ये तुम्हारा ISI या डेटिंग ऐप है। आई मीन व्हाट द हेल दे वांट टू से यार, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं फिल्मों में यार। हाँ, तो ये मतलब क्यों इतना हेटरेट फैला रहे हैं एक दूसरे के लिए यार। बैठे डायलॉग करें आपस में एक दूसरे के साथ, मसला ख़त्म करें यार। फिल्म्स के अंदर इस तरह खामखा पब्लिक को लाइक वो उकसा के आपस में लड़वाने की कोशिश, लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, लोगों को गलत हिस्ट्री बता के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता के। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो उनके साथ कभी मैं बैठता हूँ तो पाकिस्तान में तो कभी कभार बात होती है, तो मैंने इनकी अभी कोई फिल्म आई थी, वो थोड़ी सी मैंने देखी यार, मेरी हट गई फिल्म देख के यार। सोचो, तो आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड कि तुमने ये फिल्म देखी है? फैसला खून खोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा यार ये वहाँ पे पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता इसमें से 1% होता तो आधा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा होता। ये तो आप अपने मजहब के ऊपर इस तरह की चीजें बना के आप लगा रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन जैसे वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म फ्रॉम इंडिया इज ओ माय गॉड। हाँ, क्या OMG, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार। वो व्हाट अ फिल्म, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या उसका, सीरियसली मैंने कहा इतना जिगरा चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए। और किस तरह, और सुने आप सच, सब कुछ कह दिया और सब सच है, सब सच है। तो जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है यार। लेकिन ऐसे फजूल की बातें, लोगों की एक पूरी हिस्ट्री चेंज करना, फिर पता नहीं क्या। हालांकि हिंदुस्तान में लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। आई हर्ड दिस ऑन इंडियन पॉडकास्ट, पद्मावती के बाद एक मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे तो बुरा लगा, क्योंकि खिलजी साहब को जितना हमने पढ़ा वो तो हमने कहाँ पढ़ा उनको। और अमीर खुसरो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हमारे लिए नाम है।
तो वो जब फिल्म के अंदर मैंने तो दोनों को एक ही एरा में कर दिया। खिलजी का कैरेक्टर एक अजीब जंगली आदमी, क्या कर रहा है वो, भाई आप ना दें नाम, आप कुछ और बना दें। आप क्यों खामखा मुसलमानों की हिस्ट्री जानबूझकर गलत बता रहे हैं लोगों को? आप क्यों खामखा हर हिस्ट्री में आप यूं हो गया तो फलां हो गया? जो सच है वो हमें भी पता है, उस पर हम चुप हो जाते हैं। नहीं, और अब तो वो मतलब सरेआम है वो चीज़ जो अब इंडिया में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये सब चीज़ें तो हकायक हैं। बस मीडिया की जो बात है, इंडिया में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इस मीडिया के लिए, इंडिया में उसको लोग कहते हैं गोदी मीडिया। अच्छा, क्योंकि वो मोदी की गोदी में बैठा हुआ है। अच्छा। So there's a term for it. अगर आप हैशटैग करेंगे ना गोदी मीडिया, तो वहाँ के प्रोग्रेसिव लोगों ने उन सारे एंकर्स के उन सबके क्लिप्स डाले हुए हैं, नाम गोस्वामी टाइप। जाती है यार, इंसानियत के साथ जाती है। हाँ, ये तो खुदा की इंसानियत कसम, के ये साथ ये जाती है। एक हिस्ट्री के साथ आप आने वाली नस्ल को गलत ट्रेंड कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह का काम हो रहा हो तो बाखुदा हम क्या बोलेंगे नहीं। और हम पाकिस्तान में रहते हुए एक जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हम एटलीस्ट बोल सकते हैं। फैसल भाई पता नहीं है, मैं नहीं बोल सकते हैं। नहीं फैसल अभी भाई, भी मैं हम आई बहुत वुड बोल सकते हैं। नहीं, मुझे तो अब ये लगता है कि जो चीज़ हमें लगता था कि किनारों पे है जो शिद्दत पसंदी, मुझे तो लगता है अब दरवाज़ों पे आ गई है और हमें बहुत सोच समझ के बोलना। इसके लिए फिर कभी और बैठेंगे, लंबी बात होगी। हाँ, लेकिन बात यह है कि अभी भी हम बहुत बेहतर हैं, वो बहुत मुझे बेहतर हैं। नहीं, वो कंपैरेटिवली मे बी, पर वो फराज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो कहते हैं कि मैं आने वाले ज़मानों से डर रहा हूँ फराज, कि मैंने देखी हैं आंखें उदास लोगों की। वाह। तो वो व्हाट आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सी, आई होप, थिंग्स विल बी फाइन, आई होप ट्रस्ट मी। सो, आई होप चीज़ें सो, बेहतर होंगी इंशाल्लाह, चीज़ें बेहतर आई होंगी। होप सो। हमें अल्लाह पे भरोसा है भाई। बिल्कुल। और आखिर में आई जस्ट वांट यू टू टच अपॉन, आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था चनार फ्रॉम खई। जी। क्या प्रोसेस था आपको उसको अप्रोच करने से पहले? उस पे सोशल मीडिया पे भी बड़ी डिबेट्स हुई लोगों की कि एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट अप्रोच के साथ रोल को आते हैं, स्क्रिप्ट को जस्प कर लेते हैं और पूरा। तो व्हाट वाज योर प्रोसेस फॉर अप्रोचिंग चनार? यार कुछ लोगों ने लिखा कि विलन था। हाँ हाँ, वही ना, बड़ा हाँ। ग्रे कैरेक्टर था वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा विलन तो वो होता है जो बहुत बुरा होता है। तो क्या वो अपने बच्चों के साथ बुरा था, अपने बाप के साथ बुरा था, अपनी बाकी बीवियों के साथ बुरा था, या अपने इलाके वालों के साथ बुरा था? कहीं से बुरा नहीं था, वो तो एक दुश्मनी थी। सो चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जो चनार ने किया वही उस लड़की ने भी किया। चनार ने भी एक खौफ में ही मारा ना उसकी पूरी फैमिली को कि कहीं ये लोग ना मार दें। तो दो के एक हल्का सा एलिमेंट बीच में, लड़की का बीच में डाल दिया। वो तो टाइटैनिक में भी डाल दिया था जिसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक एलिमेंट तो बहुत ज़रूरी होता है, वरना स्पाइडरमैन हर वक्त उड़ता रहे और उसका कोई लव इंटरेस्ट ना हो तो एक मज़ा ही नहीं आता देखने का। ये सुपरमैन के साथ भी हो सकता है। सो वो एक इंटरेस्ट डेवलप किया गया। कैरेक्टर जब मैं चूँकि जो उसके डायरेक्टर हैं और राइटर जो हैं सकलैन, उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उन्होंने नहीं लिखी थी। अच्छा, हर डिटेल थी, एवरी डिटेल वाज देयर। एंड द डायरेक्टर वजाहत हुसैन, यार वो क्या आदमी है यार, खुदा की कसम। मैं अभी उनके साथ दूसरा सीरियल कर रहा हूँ, जिस डिटेल में जाके वो काम करते हैं, मेरे ख्याल से सेवंथ स्काई का हौसला। अच्छा। हाँ भाई, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, ही वो एक एक चीज़ के अंदर। और कई दफ़ा ना वजाहत ऐसे बैठते भी थे कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ, बिकॉज हो ये रहा था कि एक फॉर एग्जांपल एक सीन है और वी आर शूटिंग इन गिलगित, जिसमें मैं दुर्रे से शादी करता हूँ। तो उस रात उसके इर्द गिर्द कोई 200 बंदूकें जो हैं वो लगी हुई हैं। अब आप यू आर शूटिंग इन गिलगित और वहाँ पे आपको 200 बंदूकें अरेंज करनी है और उन्होंने कहा मुझे फेक नहीं चाहिए, ओ शाबाश, मुझे ओरिजिनल चाहिए। तो वो सीन प्लान हुआ, आगे हुआ, प्लान हुआ, आगे हुआ। सो वो इस तरह से 2 दफ़ा जंप हुआ वो सीन। लेकिन वो हुआ और एक्चुअली 210 मेरे ख्याल से टोटल गन्स थी जो वहाँ लगी हुई थी और सब ओरिजिनल। तो उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे प्रोडक्शन वालों को
बुलाया भी गया था पूछने के लिए, सब लाइसेंस थी, सबकी पिक्चर्स थी, तो वो दिखा दिया कि भाई कोई ऐसा सीन नहीं है। तो वजाहत भाई बहुत प्रोसेस के साथ काम करते हैं, और वो एक्टर के साथ भी थ्रू आउट वो लगे रहते हैं। अभी भी हम केस नंबर 9 कर रहे हैं, उसमें भी कॉन्स्टेंटली उनकी ड्रिल चलती रहती है, कपड़ों के हवाले से, लुक के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी जब बात हुई खई के हवाले से, तो वो बात हुई और आई गई हो। अच्छा, सही है। तो ये बात मैं कर रहा हूँ अक्टूबर नवंबर की। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना और अब मैंने सुन लिया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब यही करूँगा, बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा। मैंने दाढ़ी वाड़ी छोड़ दी। अब अच्छा, दाढ़ी ठीक है, मैंने सही है। ओरिजिनल हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, ओह शिट। अप्रैल, मेरी कुछ 6-7 महीने की दाढ़ी ये हम्म, फुल ऑन। हाँ। मैं सोशल मीडिया से ऑफ हूँ, पुरानी हाँ, तस्वीरें लगा रहा हूँ, दुनिया की हर चीज़ चल रही है, लेकिन सब मैंने ऑफ लिया हुआ है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ओरिजिनल दाढ़ी रखनी है। हाँ। एंड आई वाज कॉलिंग कि भाई वो कुछ प्लान ही नहीं हो रहा था। फिर सडनली मुझे एक सीरियल ऑफर हुआ। मैंने कहा भाई कितना बैठूंगा, जुल्म। तो अच्छा। मुझे इलियास ने कहा कि भाई मुझे इतनी दाढ़ी तो नहीं चाहिए, क्लीन कर। मैंने दाढ़ी साफ कर दी। हाँ। मैंने जुल्म का स्पेल शुरू कर दिया। देखा ही जुल्म का कोई मेरा 14वां दिन था स्पेल का, ठग करके हमारी मेरी बाजी की फ़ोन आती है, फैसल भाई वो सीरियल ऑन हो गया। अब मैं सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा मैंने तो भाई वो दाढ़ी वाड़ी काट दी। नहीं वो कर लेंगे ना कुछ। अच्छा, फिर अब जनाब प्रोसेस वाला शुरू हुआ कि मूछें लगाओ तो फलां करो, फिर एक्सेंट, फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे खालिद भट्ट साहब को। हम लोगों ने मैंने शेयर भी की थी वो वीडियो। हम लोग गिलगित में बैठते थे, रीडिंग करते थे, सारा कुछ करते थे। शुरू के हमने एक तो शूट से हमने 2-3 दिन पहले शुरू की, और शूट के बाद भी हम करते रहे। रात को खाने पे बैठे हुए तो रीडिंग चल रही, तो हम सेट कर रहे थे। तो खालिद भट्ट साहब का एक्सेंट बहुत स्ट्रांग था, मेरा उनसे माइल्ड था, और जो मेरा बेटा था शुजा, उसका बहुत माइल्ड था। अच्छा। तो इस तरह से वो सेट किया। लड़कियों के अलग, लैला का बड़ा स्ट्रांग था, उज़मा का नॉर्मल था, दुर्रे तो खैर वो दिखाया दुबई से आई हुई है, उसका अलग लेवल था, सेट किए। माहिनूर का बिल्कुल अलग था। सो इस तरह से सबके लेवल सेट किए, अपना लिंगो सेट की कि इस तरह से। फिर वजाहत ने चूँकि एक अपना वर्ल्ड बनाया, उसने कहा भाई वो बलोची शलवार भी पहनो, और पठानी कपड़े भी पहनो, और ये भी पहनो, और सब मिक्स करो। तो हम अपनी दुनिया बना, एक हाइब्रिड कैरेक्टर बनाएंगे। हाँ। तो वो फिर हमने एंजॉय किया यार, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स। असल में फैसल भाई आपके साथ ये है कि एक तो आपका आपसे गुफ्तगू करते हैं जब, तो अंदाज़ा नहीं होता कि एक स्टार के सामने बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़े स्टार की सबसे बड़ी निशानी है, और ये मैं इनके सामने नहीं कह रहा, मैं बाकी जगहों पे भी कहता हूँ। और जब मैंने लोगों को बताया कि इट विल बी माई फर्स्ट इन पर्सन इंटरेक्शन विद फैसल कुरैशी, और मैं थोड़ा सा मतलब एक आपको होता है कि यार अभी वो स्टार आ रहे हैं, उनका कि नो इट विल बी फाइन, एवरीवन सेड इट विल बी फाइन, एंड ट्रस्ट मी, इतनी रिलैक्स्ड और इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। एंड आई हैव सो मच, मैंने तो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह की बात ही नहीं की, विच वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू टेलीविजन विद माई मदर। अरे वाह, कि उन्होंने मुझे बैठ के ये देखो कि कितना मज़ेदार कैरेक्टर है, और सब चीज़ें उसके अंदर थी। और जाते जाते आप सबको बता दिया जाए दोबारा कि एक तो ईद पे आ रही है दीमक, और ईद पे दीगर पाकिस्तानी फिल्में भी आ रही हैं। आप जाएं, आप फिल्में देखें। और आई ऑल्सो हैव वन मोर एडवाइस टू गिव टू द पीपल। इफ़ फैसल भाई के कोई क्लोजिंग रिमार्क्स है आप दे दें, फिर मैं क्लोज करूँगा आपके लिए। नहीं क्लोजिंग रिमार्क्स क्या, मैं बस आई थिंक हमारी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई। बात यह है कि उस हवाले से पर सपोर्ट अपने मुल्क को ही करना है, आइडेंटिटी है, तो जो भी है वो इसी मुल्क को सपोर्ट करना है, और हम हमेशा करेंगे। बाकी खुश रहा करें, और पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच जो है अपनी रखें। अल्लाह हर काम में बेहतरी करता है। बिल्कुल। साफ दिलों की साफ दिल से अप्रोच करें हर चीज़ को। बकरीद आ रही है, जानवरों के साथ अच्छा रवैया रखें, उनका ख्याल रखें, उनको घसीट के बिल्डिंगों पे ना चढ़ाएं, बी पोलाइट टू देम, सिनेमा जाएं, फिल्में देखें, और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपके घर में दीमक लगी है, जो कि मेरे घर में एक ज़माने में लगी थी, हमें एक टोटका बताया गया था कि ऊँट के कमर की हड्डी को, ऊँट की कमर यानी बैक पुट की हड्डी को आप घर की किसी क्यारी में दफना दें। और एक बकरीद पे हम गए, हमने एक साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हड्डी का टुकड़ा दें,
फैसल भाई नो किडिंग, जिस दिन से हमने वो क्यारी में डाली है दीमक दोबारा नहीं होगी. So it's a personal advice for all of you. Go watch cinema, enjoy Pakistani cinema, and inshallah we'll see better films soon. Khuda Hafiz. इंशाल्लाह.